पहुंची और अपना दर्द सीने में समेटे हुए ना जाने कितने लोग, कितने हजारों लोग, लाखों लोग इस दुनिया से चल बसे, उनके बच्चे आज सारी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं भारत का। उन सबसे मिलाने का जो दायित्व था, जो नेटवर्किंग थी, जो लॉजिस्टिक्स थी, बिना एक सवाल पूछे, बिना किसी स्वार्थ के जिसको पूरा किया, मैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा जो 32 साल से अपने हक के लिए, अपने घर, अपनी जमीन पर जाने के लिए लड़ रहे हैं, उसके को फाउंडर डॉक्टर सुरेंद्र कौर, हमारा सौभाग्य कि वो कल ही भारत आए हैं, उनको भी मैं जिस कारण से ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सबने ये देखा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी आंखें थोड़ी नम ना हो जाए। एक सेकंड आप लोग जरा, मुझे पता है आप, हम भी थोड़ा काम कर रहे हैं, एक सेकंड साइलेंस हो जाइए प्लीज। देखिए ये कोई ऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये इसकी गरिमा अगर हम बनाए रखेंगे तो आप लोग को भी बहुत आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये फिल्म हमारी शुरू हुई तो कोई ऐसा नहीं था जो इस पर विश्वास करता हो इस सब्जेक्ट पे, इसलिए क्योंकि सबका ये विश्वास था कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने देखा नहीं। मैंने अपने जीवन में ना पढ़ा था, मुझे पता था कश्मीरी पंडित लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है। मैं होलोकॉस्ट के बारे में सब जानता था, पर अपने देश में कोई जेनोसाइड के बारे में नहीं जानता। ये फिल्म का क्या रोल रहा है भारत के वर्तमान और भविष्य में, उसके बारे में आपको मैं 2-3 मिनट बताऊंगा। जब हम इस फिल्म को दिखाने या अमेरिका गए, क्योंकि कोविड का वक्त था, भारत में थिएटर सारे बंद थे, फिल्म तैयार थी, तो हमने कहा इस वक्त का यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या ये संभव है कि एक फिल्म जो भारत में बनी हुई है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए, यानी एक सॉफ्ट पावर की तरह से काम कर सके? जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताऊं कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, 1940 और 45 के बीच में, तो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस सर्विस है CIA, उसने व्हाइट हाउस के इंस्ट्रक्शन पे हॉलीवुड के साथ मीटिंग करके हॉलीवुड से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो देश की लड़ाई जो है, क्या आप इसमें कोई योगदान दे सकते हैं? और तब सारे हॉलीवुड ने ये कसम खाई थी कि हम ये लड़ाई सॉफ्ट पावर की तरह लड़ेंगे, और सॉफ्ट पावर वर्ड का वहां से इजाद हुआ, वहीं से जो सॉफ्ट पावर की बात होती है चालू। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत की महान सभ्यता, संस्कृति और हमारी एकता, डाइवर्सिटी को, हालांकि हमारी कई तमाम फिल्मों ने उसके बारे में जिक्र किया है, उसको हाईलाइट किया है, लेकिन एक फिल्म भारत के विरुद्ध आज जो युद्ध चल रहा है, भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है आज पूरे विश्व में जो जिसकी ताकत का अंदाजा विश्व को लग चुका है। और आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई नहीं चाहता कि दूसरा मार्केट खड़ा हो, दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति उनसे ज्यादा बलवान। इसीलिए भारत पे लगातार तरह तरह के अटैक किए जाते हैं, खास तौर पे कश्मीर का मुद्दा। जब मैं 2018-19 में जब अमेरिका का दौरा कर रहा था इसी फिल्म के इंटरव्यूज के लिए, तो वहां पे मुझे न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे विशाल, प्रतिष्ठित और सबसे एक्सपेंसिव एक होर्डिंग लगी थी फ्री कश्मीर के ऊपर, और उसमें कई सारे भारतीय लोगों के बच्चों ने भी चंदा दिया था, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया था। एक न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के बाहर लगी थी। अमेरिका में एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गई थी जो कि भारत को बदनाम करने के लिए, और किस तरह से कश्मीर भारत, अखंड भारत का हिस्सा नहीं है, इसके ऊपर एक कैंपेन चली थी। आपने बहुत आर्टिकल्स पढ़े होंगे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो भारत के ही कई पत्रकारों ने लिखे थे। तब इस फिल्म को किस तरह से, भाई साहब जरा बंद कर लीजिए, किस तरह से इस फिल्म ने कश्मीर में 16 शहरों में स्क्रीनिंग की, जिसको 36 ऑर्गेनाइजेशन, 36 कश्मीर US में 36 ऑर्गेनाइजेशन। इतनी अभूतपूर्व बात है। जिस तरह से हॉलीवुड 1945 से पूरे दुनिया में एक सॉफ्ट पावर की तरह
लोगों को बता रहा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी भी बच्चे से पूछिए विश्व की सबसे महान कंट्री और सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी कौन सी है। आपको तंजानिया में बैठा बच्चा, कश्मीर में बैठा बच्चा, शिलोंग में बच्चा बैठा जो उसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, जो ना तो CNN सुनता है ना न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता है, वो भी आपको बोल देगा अमेरिका। ये कैसे सीखा उन्होंने? ये अपनी फिल्मों की ताकत से अपने देश पे गर्व करना और अपने देश की महानता को पूरे विश्व तक ले जाने का जो जिम्मा हॉलीवुड ने उठाया है, उससे एक सबक लेके हमने भी ये जिम्मा उठाया था कि क्या कश्मीर फाइल्स जो है विश्व में एक डिप्लोमेटिक भारत का सॉफ्ट पावर बन के जा सकती है। और इसीलिए एक जिद के तहत हमने इसको अमेरिका में घूम घूम के सब जगह दिखाया। और हमारा फोकस इंडियन लोगों को दिखाना नहीं था, हमारा फोकस था अमेरिकन्स को, ब्लैक्स को, व्हाइट्स को, हिस्पैनिक्स को, बाकी लोगों तक ये बात पहुंचाना। और मैं आपको बहुत गर्व के साथ एक बात बताना चाहता हूं, वॉशिंगटन DC में इस फिल्म को देखने के बाद कैपिटल हिल, जिसको विश्व की सीट ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, और माना जाता है विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक संस्था है जो अमेरिका का पार्लियामेंट है। जो नहीं जानते उनके नॉलेज के लिए उसको कैपिटल हिल बोलते हैं, जहां वहां सारे उनके सेनेटर्स और कांग्रेसमैन बैठते हैं। वहां पे इस फिल्म के लिए एक कांग्रेशनल रिसेप्शन रखा गया। उसमें वो भी कांग्रेसमैन जो कि कश्मीर एंटी इंडिया कश्मीर कैंपेन में सॉफ्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनको भी आके अपनी स्पीच में कैपिटल हिल की छत के नीचे कहना पड़ा कि दिस वाज नॉट एन एक्सोडस, दिस वाज अ जेनोसाइड। ये एक इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है जिसकी कल्पना आज करना मुश्किल है, पर आपको कुछ सालों में पता चलेगा। अमेरिका की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड क्लब में हो, चाहे जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन हो, यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर हो, वहां सब जगह इस फिल्म की इंपैक्ट स्क्रीनिंग्स रखी गई, इंटरव्यूज और सब अवेलेबल है यूट्यूब। पर उससे भी ज्यादा ऐतिहासिक चीज मैं आपको बताता हूं। एग्जैक्टली उस जगह जहां पे फ्री कश्मीर कैंपेन पाकिस्तान की लॉबिंग से और भारत के ही कई लोगों के सहयोग से लगाई गई थी, इस फिल्म को देखने के बाद अमेरिका में इसके जो व्यूअर्स थे, जिन लोगों ने देखा, उन लोगों ने स्वेच्छा से बिना किसी के बोले पैसे कंट्रीब्यूट कर करके अंततः उसी टाइम स्क्वायर में जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ी, सबसे महंगी वोटिंग की साइट है, इस 26 जनवरी को कश्मीर फाइल्स का वहां पे वोटिंग लगवाया। और पहली बार अमेरिका के इतिहास में, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, पहली बार अमेरिका के इतिहास में कश्मीर का पूरा मैप न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर पे दिखाया गया। जो लोग नहीं जानते उनकी नॉलेज के लिए, अमेरिका में आज तक कभी कश्मीर का पूरा मैप नहीं दिखाया गया है। जो हिंदुस्तानी उनके बच्चों तक ने अमेरिका का कश्मीर का पूरा मैप नहीं देखा है। एक फिल्म की इतनी ताकत है। और अब इसके बाद जिसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। भारत के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी काम करती रही है वेस्ट में। जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तो उसके बाद तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, जो मोस्टली उसमें कई सारे भारतीय भी इन्वॉल्व थे, पर जनरली उसमें काफी पाकिस्तान लॉबीज इन्वॉल्व थे, तरह तरह की ताकतें जो भारत के अगेंस्ट काम करती हैं, उन्होंने वहां की जो स्टेट है वो एक अपने आप में राष्ट्र की तरह होती है। वहां की स्टेट्स, वहां की जो पार्लियामेंट, संविधान सभा समझ लीजिए, तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां जाके कैंपेनिंग कर करके वो लोग वहां से इंडिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस पास करवाए हैं। सिएटल स्टेट में हुआ, कई तमाम स्टेट में हुई। डॉक्टर कॉल उस पर रोशनी डालेंगे कि इंडिया एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है, कश्मीर को जबरदस्ती उसका आधिपत्य रखा है, कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, किस तरह कश्मीर में 4G नहीं है, इंटरनेट नहीं है। और हम लोग भी उसी आर्ग्यूमेंट में फंस गए। हम भी वो झूठे आर्टिकल जो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे ही लोग लिखते थे, उनमें फंस गए
किसी एक आदमी ने मेन स्ट्रीम में एक सवाल नहीं पूछा, हाँ भाई 4G और इंटरनेट की बात तो जरूर करेंगे, पहले ये बताइए कि जो कश्मीरी हिंदू जिनकी वो जमीन है वो वहां क्यों नहीं है। और अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी ये बात नहीं पूछी। ये फिल्म रोड आइलैंड्स एक अमेरिका का सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक, लिबरल और प्रोग्रेसिव स्टेट है। अमेरिका का जो भी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं, मुझे जो बताया गया वहां पे, उनकी जो पहली स्पीच होती है वो रोड आइलैंड से ही शुरू होती है। कैनेडी की भी कैंपेन वहीं से शुरू हुई थी। वो एक बहुत डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। इंडिया में एक ऐसी मिथ बन गई है कि शायद डेमोक्रेट्स हमें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन 2014 के बाद जो एक नए भारत का निर्माण हुआ और खास तौर पे एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जो ग्लोबल लेवल पे भारत का एक नेतृत्व हुआ है, वो छवि हम तक उसी तरह से नहीं आ पाती है जिस तरह से 32 साल से कश्मीर का सच हमारे पास नहीं आया। तो अब मैं आपको डॉक्टर सुरेंद्र कौल, रोड आइलैंड की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वहां की जो विधानसभा है, और अमेरिका का स्ट्रक्चर इंडिया जैसा नहीं है, वहां पे जो स्टेट है अपने आप में इज अ कंट्री विद अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी ने लॉबिंग नहीं की, किसी ने कैंपेन नहीं की, मैं जानता भी नहीं हूं वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया है। वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे लिए एक प्रोक्लेमेशन इशू किया है, जिसको डॉक्टर सुरेंद्र कौल कल अमेरिका से अपने साथ लेके आए। उसको वहां के मेजॉरिटी लीडर और माइनॉरिटी लीडर, मतलब डेमोक्रेट लीडर ऑफ द हाउस, रिपब्लिकन लीडर ऑफ द हाउस एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस ने उनके ऑफिशियल एम्बलम के साथ उसको सर्टिफाई किया है। इससे बड़ी जीत भारत की अखंडता के लिए पिछले 70 साल में आज तक नहीं हुई। ये इतना ऐतिहासिक मौका है। अगर आप इसकी गंभीरता और इसको समझेंगे तो मेरे ख्याल से हम सब मिलकर भारत का नाम सारी दुनिया में कश्मीर की अखंडता को लेकर एकजुट होकर काम कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर सुरेंद्र कौल से चाहता हूं कि वो कहाँ है, एक सेकंड, राजू सर्टिफिकेट कहाँ है? वेयर इज दैट सर्टिफिकेट? वेयर इज राजू? वो नहीं, वो ब्लू वाला कहाँ है? एक सेकंड जरा रुकिए, वो राजू कहाँ है? बुलाइए जरा उनको। नहीं, सॉरी, एक सेकंड, आप क्या, आपके पास यहाँ होना चाहिए। ये स्पीकर ऑफ द हाउस ने ये भेजा है, जिसको सुरेंद्र जी पढ़ के सुनाएंगे, और मैं चाहता हूं कि इसको पीछे भी अगर आप डिस्प्ले करें। नमस्कार मैडम प्लीज। इससे पहले मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड, फोन साइलेंट कर जी। इससे पहले मैं ये आपको पढ़ के सुना। आप सबों ने ये 20 मिनट का डॉक्यूमेंट्री देखा। ये तो बहुत ही छोटा हिस्सा था इस पूरे कैंपेन में। पिछले 32 साल से पूरा हमारा समाज जेनोसाइड और एथनिक क्लींजिंग होने के बाद छोटे से समाज के हजारों टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जगती में चला गया, एक टुकड़ा दिल्ली में चला गया, एक टुकड़ा जयपुर में चला गया, एक टुकड़ा बम्बई में चला गया, एक टुकड़ा अमेरिका में चला गया जैसे मैं। मगर ये छोटे से समाज को पिछले 32 वर्षों में इतना झेलना पड़ा। और उससे ज्यादा जो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक था, वो था कि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। एक इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कि 1990 और उसके पश्चात एक जेनोसाइड हुआ, एक एथनिक क्लींजिंग हुई कि पूरी कम्युनिटी को ही वहां से निकलना पड़ा अपने फेथ की वजह से, और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई ये नहीं। इससे हमको बहुत ज्यादा दुख हुआ। पर हमारा समाज, अनुपम खेर साहब, हमारे समाज ने इतना योगदान दिया है भारत के डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। वहां पे हर बच्चों को एजुकेशन मुख्यतः हमारे समाज के लोगों ने, प्रोफेसर्स ने दिया है। हमने कभी वायलेंस नहीं किया, जैसे कि आपने देखा, हमने कभी बंदूक नहीं उठाई। हम तो लोग सोचते हैं कि भाई वो टेररिस्ट इसलिए बना क्योंकि उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया।
मगर हमारे ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हुए 32 साल हुए और एक भी हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है जहां पे कश्मीरी हिंदू ने किसी भी रिलीजन को सिविलियन परसूट में मारा, पत्थर भी फेंका। मगर हमने अपना ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा हमने रखा और उस गुस्से को हमने कन्वर्ट किया इनटू पॉजिटिव एनर्जी, टू डेवलप मैनकाइंड, टू वर्क फॉर मैनकाइंड। हमारे लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, लॉयर्स, टू हेल्प पीपल, उसमें योगदान दे रहे हैं। सो ये कैंपेन हमने चलाया, ये दर्द था हमारे पूरे समाज में। कई सारे फिल्में कश्मीर पे बनी और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है, उन सारे मूवीज में टेररिज्म को या तो रोमांटिसाइज किया या तो ग्लोरीफाई किया और हमारा जो दर्दनाक कहानी थी उसका पूरा वाइट वॉश हो गया। हमने कई सारे बॉलीवुड डायरेक्टर से अप्रोच किया कि हमारे बारे में कुछ बताया जाए, पर मुझे शर्म आती है कि उसको दरकिनार कर दिया गया। विवेक अग्निहोत्री जी, पल्लवी जोशी जी, विवेक अग्निहोत्री जी से हमने 2018 में रिक्वेस्ट करी कि क्या आप इस बारे में कुछ प्रोजेक्ट बना पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। और वहां पे उसके बाद विवेक जी ने एक आध महीना टाइम लेके बताया कि हाँ, ये बहुत जरूरत है कि जो हुआ उसको एक सेलुलाइट सिनेमा पे लाया जाए। और पूरा हमारा समाज ऋणी है विवेक अग्निहोत्री जी पे, पल्लवी जोशी जी पे, कि इन्होंने ये बेड़ा उठाया और एक सत्य का पूरा एक सिनेमा जो है, इसको 700 टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा किए, वो भी हर एक के घर जा जाके, जगती में जाके, दिल्ली के जहां पे वो रहते थे उनके घरों पे जाके उन्होंने वो टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे किए। अमेरिका में इतने सारे शहरों में जाके 100 माइल्स उन्होंने ड्राइव किया, उनको पहली बार किसी ने सुना। आप देखेंगे कि पूरे समाज में एक जुनून आया है इस समय, और पूरा समाज ये यकीन भी नहीं कर पा रहा है क्या ये सत्य ऐसा हुआ है, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी बात सुनी है। किसी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, पूरे सिस्टम फेलियर्स के हम शिकार बने और उसको एक्सप्लॉइट किया गया। और हम बहुत ऋणी हैं, धन्यवाद देते हैं विवेक अग्निहोत्री जी को, पल्लवी जोशी जी को कि ऐसा किया। और अमेरिका में जब ये इसका कैंपेन चला, प्री स्क्रीनिंग चली, 16 स्क्रीनिंग्स हुई और जिसमें मुस्लिम्स भी शामिल हुए, अफ्रीकन अमेरिकन भी शामिल हुए, हिस्पैनिक्स भी शामिल हुए, कश्मीरी हिंदूज भी शामिल हुए, और सारे इंडियन डायस्पोरा शामिल हुए। इस कैंपेन को भले ही ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा चला रहा था, मगर इसके साथ पूरा इंडियन डायस्पोरा खड़ा था। पहली बार वी फेल्ट प्राउड कि गुजराती समाज, तेलुगु समाज, सिंधी समाज, सिख समाज, क्रिश्चियंस, सबों ने इसको सपोर्ट किया, ज्यूज पूरा सपोर्ट किया। और हर एक 16 स्क्रीन्स में वो आए, ये पता भी नहीं चल रहा था वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, अफ्रीकन अमेरिकन है, सब रो रहे थे। इसका मतलब ये था कि ह्यूमैनिटी इज सच अ थिंग व्हिच बाइंड्स पीपल। ह्यूमैनिटी, आप कोई रंग हो, कोई लैंग्वेज हो, कोई आपका एथनिसिटी हो, ह्यूमैनिटी इतनी पावरफुल चीज है कि सबों को जोड़ती है। ये मैजिक हमने अमेरिका में देखा और अब हम पूरे इंडिया में इसको देख रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पे मूवीज चल रही है उसको देख रहे हैं। दैट इज द मैजिक दैट विवेक जी एंड पल्लवी जी हैज प्रोड्यूस्ड। दिस इज ऑल अबाउट, देखिए, we are not talking about Hindu, Muslim binary, it is all humanity. Global terrorism सबों के लिए it's a monster. चाहे वो कोई भी फेथ का आदमी हो, it is a monster. वो एक दिन उसको खा जाएगा। We wanted to create an awareness at a global level. India level पे तो है ही, at a global level. And the product was so strong. जो इन्होंने मैजिक किया, तो प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, इट इज सो स्ट्रॉन्ग
that it melts the heart of any individual who is seeing it. We had lots of Muslims who watched these screenings, in all 16 screenings in US cities. Afghani Muslims, persecuted communities, Yazidis communities, people from other, I'm naming Muslims just to get you an idea, even Muslims were feeling so bad about it. So this is the magic. Iske alawa, we had lots of impact screenings in various universities, such as Harvard University, Massachusetts University, Rhode Island College, all across the US, and some very prestigious institutions like Capitol Hill. वहाँ के congressmen, senators, they endorsed कि जो ये आपके साथ हुआ है, this is the power of cinema, कि जो Democrats थे, जिनको मालूम नहीं था कश्मीर के बारे में, उनको गलत फीलिंग दी गई थी कश्मीर के बारे में, they got कि ये हम तो कोई दूसरी चीज देख रहे हैं. So this movie can change the whole disinformation campaign जो कि some agencies are running. So road देखिए हमारा जो genocide ethnic cleansing हुआ, इंडिया के किसी स्टेट ने इसको endorse नहीं किया, मगर we are thankful to the state of Rhode Island in US जिन्होंने इसका endorsement किया, and I'm going to read that now. यहाँ चल सकता है possible? This is the picture. This is one endorsement. इसके अलावा there has been endorsements from many states and governors जिन्होंने जहाँ पे screening हुई उन्होंने proclamation दिया है विवेक जी को appreciating what he has done for humanity. Now I'm going to read it out. State of Rhode Island citation. Be it hereby known to all that the Rhode Island House of Representatives hereby offers its sincerest congratulations to Vivek Ranjan Agnihotri, director and filmmaker, and Pallavi Joshi, producer and actress, in recognition of the premiere of the Kashmir Files, detailing terrorism and extremism by memorializing the events of 1990 in which 500,000 Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs and forced to live as refugees. Let me read it again. So in recognition of the premiere of the Kashmir Files, detailing terrorism and extremism by memorializing the events of 1990 in which 500,000 Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs and forced to live as refugees. The entire membership, I repeat, the entire membership extends its very best wishes on this memorable occasion and express the hope for continued good fortune. Given this day at the State House of Providence, Rhode Island, proposed by Representative Brian Patrick Kennedy, Speaker pro tempore, and signed by A. Joseph Shekarchi, Speaker of the House, signed by Christopher R. Blazinski, Majority Leader, Blake A. Filippi, Minority Leader. So this is from the whole state of Rhode Island. That is the countries, they are endorsing our plan. So thank you so much. I'll give back to Vivek. मैं इसके बाद चाहता हूँ सब लोग इसको आपके सामने पकड़े, आप फोटो खींच सकते हैं और इसकी डिजिटल कॉपी भी आपको मिल जाएगी। पर एक पॉइंट मैं फिर से दोबारा जिंदगी भर हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप पूरी दुनिया रुआंडन जेनोसाइड के बारे में जानती है, अर्मीनियन जेनोसाइड के बारे में जानती है। हमारे राष्ट्र में हमको ये डिसाइड करने की एक जेनोसाइड है, कोई खड़ा नहीं हुआ था इतने सालों से,
कहीं कहीं भारत के जो लोग एकजुट हुए पिछले 5-6 साल में, जो भारत के सामान्य मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग छोटे शहर के लोग, मैं भी वही हूं, अनुपम खेर जी भी वही है, हम दोनों को भी अभी अंग्रेजी बोलने में काफी परेशानी होती है। सॉरी आप अंग्रेजी तो जो भारत का जन जन है, ऐसा कुछ भारत में निश्चय कर लिया गया था, उसकी आवाज तो सुनेंगे नहीं, बाकी सबकी आवाज सुनी जाएगी। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग डिक्टेट करते थे कि क्या सही है क्या गलत है, पर जो ये एक नई चेतना, एक नया नेतृत्व, एक नई एकजुट होकर आगे बढ़ने की जो हमारी फीलिंग है, मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अब ये वक्त आ गया भारत समझे यूनाइटेड होने का मतलब क्या है। एक फिल्म ने सारे भारतीयों को, 80 साल की महिलाओं से लेकर 18 साल के लड़कियों लड़कों को एक फिल्म ने इस तरह जोड़ा है कि आज मैं एक वीडियो अभी डालूंगा थोड़ी देर में, उसमें व्हाइट्स ब्लैक्स सारी दुनिया के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं ये हमको पहले क्यों नहीं बताया इंडिया के लोगों ने। जब डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े डेमोक्रेट लीडर से मिलने गए थे, और वो इंडियन कॉकस के चेयर भी हैं मिस्टर मार्क वार्नर, उन्होंने इनसे यही बात बोली थी कि पाकिस्तान के तो लोग रोज आके हमें बताते हैं कि कश्मीर क्यों भारत का हिस्सा नहीं है। भारत की पुरानी सरकारों ने एक बार भी हमको ये नहीं बताया कि भारत का अखंड हिस्सा है कश्मीर, और ये पहली बार हमें जानने को मिल रहा है। ये जो सर्टिफिकेट है, आज इसकी वैल्यू कोई समझे ना समझे, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, यहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। जो काम भारत की पुरानी सरकारें करने में फेल हो गई, वो अमेरिका की सबसे डेमोक्रेट, लिबरल और प्रोग्रेसिव और सेकुलर स्टेट ने करके दिखाया है, जिन्होंने डायरेक्टली, जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, उसमें लिखा है कि जो 5,000 कश्मीरी हिंदू, 5 लाख 5 लाख कश्मीरी हिंदू जिनका जेनोसाइड इस्लामिक गैंग्स, अमेरिका में टेररिज्म के लिए गैंग्स वर्ड भी यूज होता है अधिकतर, इस्लामिक गैंग्स ने किया है, उसके लिए ये एक सर्टिफिकेट सर्टिफाई किया गया है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि कितने लोग मरे कितने नहीं मरे, इस पे बहस, अगर कोई कहता है कि नहीं ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये सब एक पॉलिटिकल झूठ है। हमको वी हैव टू कॉल आउट द रिलीजियस टेररिज्म जिसके हम सब विक्टिम्स। मैं चाहता हूं खेर साहब हम सब इसे पकड़ें। आइए अभिषेक, आप सब इसकी फोटो ले सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक फोटो, इसका दोस्तों, इसका महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसको एक अमेरिकन ने दिया, इसका महत्व ये है, इसका सबसे बड़ा महत्व जो है कि हमें इस बात को बार बार डंके की चोट पर छाती पीट के बोलना पड़ा पिछले 32 साल से कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया है। बार बार बोलना पड़ा। ये आदित्य राजकौर यहाँ पर खड़े हैं, आपके दोस्त हैं, ये इनको बोलना पड़ा, ग्लोबल कश्मीरी डायस्पोरा के लोगों को बोलना पड़ा, अशोक पंडित को बोलना पड़ा, अपने सुशील पंडित को बोलना पड़ा। लेकिन आज इस सर्टिफिकेट से इसकी हिस्ट्री में बात होगी, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम सब इसके साथ खड़े हैं। भैया कैमरा हटा दीजिए ना भैया। हो गया? हाँ मैं उठूं? हाँ उठ जा। एक बार सर यहाँ पर एक बार धन्यवाद। इसकी डिजिटल कॉपी आप भिजवा दीजिए सर, आपको डिजिटल कॉपी मिल जाएगी। अब आप जो चाहें सवाल, जिससे चाहें वो सवाल। मेरा एक सवाल अनुपम खेर साहब से है। मैं श्रीकांत भाटिया हूँ सर, सीनियर जर्नलिस्ट। अनुपम खेर साहब, आप खुद कश्मीरी पंडित हैं। आपने खुद कहा कि 32 साल से लोगों को पता नहीं लगा। अब जब लोगों को पता लगा है और भारत सरकार ने भी 370 धारा खत्म कर दी और कश्मीर में स्थिति सामान्य हो रही है, क्या आपको लगता है कि अभी राइट टाइम है सारे कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर और श्रीनगर जाना चाहिए? राइट टाइम तो 32 साल से था जी, राइट टाइम अभी नहीं था। मगर
At least this government abrogated Article 370, 35A. हम तो बाहर के लोग तो कभी जमीन खरीद नहीं सकते थे वहां पर, जिनके घर थे वो वहां पर रहते थे सालों से, सदियों से, उनको वहां से निकाल दिया गया था। लेकिन इस फिल्म से और आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन से और बाकी प्रयासों से ये ऐसा होना शुरू होगा। लेकिन चेंज बहुत साइलेंट होती है। चेंज का एहसास ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता कि कल 25 लोग ट्रेन लेके चले गए या बस लेके चले गए वो हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगले आने वाले सालों में अगर 30 साल बाद, 40 साल बाद हम नहीं, हमारे बच्चे वहां जाकर रह सकेंगे तो ये हमारी उपलब्धि होगी। देश को आजाद होने में 200 साल लग गए थे, 200 साल, और उन 200 सालों में कितने लोगों को, उससे पहले 800 साल मुगलों ने राज किया हम पर, 200 साल ब्रिटिश लोगों ने राज किया, कितने लोगों की जानें गई। मुझे लगता है कि अभी जो ये प्रतिक्रिया हुई है उसमें फर्क पड़ेगा और वापस हम अपने घर तो भी देश में जहां सब लोग साथ में रहते हों वहां पर बड़ा मुश्किल होता है किसी को निकालना। लेकिन जब सिर्फ 2 कम्युनिटीज रहती हैं, ये भारत के अलग अलग शहरों में हो रहा है कि चलो इनको भी निकाल दें, तो आई थिंक उसकी वजह से भी उस पर भी फर्क पड़ेगा। और ये आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिज्म का नतीजा है कि आज ये फिल्म बनी। हमने, ये कौल साहब ने बोला कि कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी इसमें मुझे नहीं, हमने विद्या का इस्तेमाल किया, हमने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने पेशेंटली वेट किया, उन्होंने बोला कि बहुत सारे डायरेक्टर से बात की थी, फाइनली विवेक ने भी रातों रात फिल्म नहीं बनाई, 4 साल इन्होंने इस पर रिसर्च किया, 700 लोगों को ढूंढा और हर जगह, ये जब भी कहीं ट्रैवल करते थे मुझे कहते थे आज हम यहाँ गए, मुझसे भी न्यूयॉर्क में मिलने आए थे इसी टॉपिक बात करते। सो आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज, इट टेक्स अ लिटिल टाइम। और एक झटका जो अभी लगा इस फिल्म का, और मैं आई एम वेरी मूव्ड पर्सनली बोथ एज एन एक्टर एंड एज अ कश्मीरी पंडित दैट द वर्ल्ड इज सपोर्टिंग दिस फिल्म, वर्ल्ड, नॉट नॉर्मली, पूरे जोरों शोरों से। थैंक यू। So this is Sanjay Agarwal. This is sir. I just watched this movie. So my name is Sanjay Agarwal. I work for World News 24/7 at Portal. Sir. So I watched this movie at the special screening where the minister had come in, sir. And I had 3 questions. One is for Pallavi ji, that she was in a like, you know, we were not expecting before the movie that are you going to So be. you are asking why I did a negative role? No, no. I said, have you done something like this before? We haven't. So you could tell us about it. Yeah, Tashkent also Vivek cast me. Because you walked out of the film, you know, at the last moment. So you walked out. Yeah, actually, I think after having gone through this research and having spoken to over 700 Kashmiri Pandits, you've seen how painful the whole research was for us. I think somewhere both Vivek and I, we started feeling like we also have become Kashmiri Pandits. We started understanding their culture so well. We understood their pain so well. We were living the pain for that month and a half that we traveled in US. And then, of course, the other places that we went to subsequently in the 2 years, 3 years of research that we did. कभी-कभी एक वक्त ऐसा आ जाता है आपके जीवन में कि आपको लगता है कि ये जो है इसके सामने इनका जो डीमन है वो बहुत बड़ा होगा, तो आप उसको अपने दिमाग में बहुत बड़ा कर लेते हैं। और वही कुछ मेरे साथ हुआ और मुझे ऐसा लगा कि ये कितना बड़ा इनका जो विलन है वो कितना बड़ा है, ये शायद कोई और ना समझ पाए, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने इनकी सुनी है सब लोग। And that's why I decided to do this role, because I wanted to be that face that every Indian should hate, because I understood it so well. Thank you. Vivek ji, good film. Congratulations for your painstaking efforts making this film. What I'm asking you,
You said it is a lobby, powerful lobby. Does it mean powerful lobby is correct? Does it mean powerful lobby obstructions your work in the when you making the film, or it is the pre-planned the terrorism, the way the terrorism in the Kashmir genocide? हाँ, अब देखिए इसका जवाब इतना लंबा नहीं दूंगा। आप फिल्म अगर आपने देखी है और जिनने देखी है, I will see. आप देखिएगा तो जिनने देखी है वो जानते हैं। उसमें एक डायलॉग है पल्लवी जी का, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, एस्टेब्लिशमेंट तो हमारा है, या सिस्टम तो हमारा है। ये एक ऐसा सत्य है, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे इसको, उस दिन भारत इतनी बड़ी ताकत बन के उभरेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि भारत की, मैं इतना घूमता हूँ विदेशों में लेक्चर देने, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाता हूँ, ये जो हमारे देश में सिर्फ भारत में ही भारत की बुराई होती है। सिर्फ भारत में ही लोगों को ऐसा लगता है कि विदेश में हमारी इमेज अच्छी नहीं है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारा, सॉरी माफ करिए, आप सब बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा मीडिया हर समय ये बताता है कि वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा है। आप ये देखिए, ह्यूमैनिटी इंडेक्स अभी आया था क्या, डेमोक्रेटिक इंडेक्स करके, ऐसे कुछ आते रहते हैं, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, पर एक एग्जांपल देता हूं। उसमें भारत का नंबर बहुत नीचे है। पूरा मीडिया दिन भर उसके बारे में बात करता रहा कुछ वक्त पहले, उन्हें पढ़ा भी नहीं था वो क्या इंडेक्स है। मालदीव्स, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है जिसमें कि कोई और धर्म प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप गए कभी कोई मालदीव्स? सिर्फ वो बिकनी वाली फोटोज में ना जाइए, मैं गया हूं मालदीव्स। किसी जाके वहां बोट में बैठ के आइलैंड में जाके फोटो खिंचाना मालदीव्स नहीं है। मालदीव्स मालदीव में जहां लोग रहते हैं उसका दर्जा इतना ऊपर है, मतलब एक 5वीं स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता सकता है कहां पे डेमोक्रेसी और रिलीजियस फ्रीडम जीवंत है और कहां नहीं है, क्योंकि ये सारे प्लांटेड आर्टिकल्स हैं जो हम तक पहुंचाए जाते हैं। आप भारत, पिछले, मैं पढ़ा भी हूं अमेरिका में, मैं हार्वर्ड में पढ़ा, मैं इतना अमेरिका घूमता हूँ, यूरोप घूमता हूँ, और हम अपने बच्चों को भी दिखाते हैं। और मैं लेक्चर देने हर शहर में खुद गाड़ी चलाता हूँ, अमेरिकन की तरह खाना खाता हूँ, यूके में उनके लोगों के जैसे रहता हूँ, मैं उनकी जनमानस की पल्स समझता हूँ। जहां इंग्लैंड में तो मैं जाता हूँ, बोलता हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ, तो कई लोग तो हमें फ्री में खाना खिलाते हैं, इज्जत करते हैं। अमेरिका में सब कहते हैं इंडिया द लैंड ऑफ योगा, द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तीसरा शब्द बोलूंगा तो बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, यहाँ के कई लोग मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, पर मैं आपको सत्य बता देता हूँ लोग क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मोदी। ये अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये सत्य। ये एक नया उदय हो रहा है भारत का। ये जो हमारे आज अमेरिका में कौन है सिलिकॉन वैली को कंट्रोल करने वाले, वो दून स्कूल के या सेंट स्टीफेंस के पढ़े लोग नहीं है। वो झांसी से, कानपुर से, विशाखापट्टनम से, आसनसोल से पढ़े हुए मिडिल क्लास, एक टीचर के, एक रेलवे गार्ड के, एक पोस्ट मास्टर के, एक ओवरसियर के, उनके बच्चे हैं। आप और हम जैसे लोग हैं। उनने जाके जो भारत, भारतीयता और जो एक हिंदू सभ्यता है, हिंदू यहाँ पे मैं बहुत इंक्लूसिव बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा टची सब्जेक्ट होता है बोलना, क्योंकि अल्टीमेटली सभ्यता तो हिंदू ही है। 5000 साल पहले जो शुरू हुई वो राष्ट्र तो वहीं से शुरू हुआ, फिर लोग आते गए और हमको वेलकम करते गए। भारत एकमात्र राष्ट्र है, समाज है पूरे ह्यूमैनिटी के इतिहास में, अंडरलाइन कर रहा हूं, ह्यूमैनिटी के इतिहास में भारत एकमात्र ऐसा समाज है जिसको 1000 साल तक माइनॉरिटी ने रूल किया है। 1000 साल तक विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जिसको नॉलेज सेंटर माना जाता था, जिसको पूरे वर्ल्ड ने, ग्रीक्स ने, रोमन्स ने बोला, अगर ट्रांसलेट करूं तो इट वाज द सिलिकॉन वैली ऑफ दैट टाइम, उसको ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, गरीब बना दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 1000 साल तक हम सहन करते रहे, और जब भारत आजाद हुआ तब हमने कहा कोई बात नहीं, जिनने हमारे पे जुल्म किए हैं, हम पे पीड़ित किया है, उनको भी समान अधिकार है। उसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स। So all I want to tell you is एक नए भारत का उदय हो रहा है, हमको फिर से अपना गर्व, गौरव मिल रहा है, और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान, फ्रैंकफर्ट, ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म के लिए लोग दीवाने हैं। जब उसको देखते हैं सब एक ही नारा लगाते हैं, जय हिंद और सत्यमेव जयते। आदित्य जी पूछ रहे, एक सेकंड, उन्होंने बहुत देर से हाथ उठाया, एक सेकंड। Just two questions, and I would like both Anupam Kher ji and you to answer.
you know, in the context of the film, you've shown what terrorists Yasin Malik and Bitta Karate have done. Now, there have been evidences of their interviews where they have confessed to the crime. And your film is the biggest evidence now. Do you think that the government of the day should take action now and Yasin Malik and Bitta Karate should be sent to the gallows? One. And secondly, कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ ट्वीट जारी किए हैं और उसमें कहा है कि जेनोसाइड नहीं हुआ है, ये जगमोहन ने और आरएसएस ने और बीजेपी ने मिलकर कश्मीरी पंडितों का पलायन किया. तो अनुपम खेर जी, as a Kashmiri Pandit, not as an artist, and Vivek as a filmmaker of Kashmir Files, what do you have to say? तो पहले आप ही इसका जवाब दे दो. मैं अपने आप को तब तक ओम नमः शिवाय बोलता हूँ. यूँ समझिए, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी आनंद भवन जिनने बनाया था. पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने आनंद भवन, एक बहुत बड़ा महल जैसी कोठी है, वो राष्ट्र को दान कर दिया था. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना पूरा खजाना खोल दिया था कि जिसको भी चाहिए स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए. उनके पुत्र थे श्री जवाहरलाल नेहरू. ये कश्मीरी पंडित हैं. हालांकि वो वहां कभी रहे नहीं, लेकिन सारी जिंदगी बोलते रहे, मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं कश्मीरी पंडित हूं. उनकी पुत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके पुत्र थे श्री राजीव गांधी जी, और उनके पुत्र हैं श्री राहुल गांधी जी. आज कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में है. अगर एक वंशज के, एक उच्च कुल के पोते पोतियां अगर अपने ही दादा और नाना की नाक कटाने पे तुल जाएं, तो पड़ोसी लोग क्या कर सकते हैं? ये उनके घर का मामला है. वो अपनी बेइज्जती अपने पुश्तों की करना चाहते हैं, तो ये उनका एक डेमोक्रेसी में अधिकार है. मैं इतना ही बोल सकता हूँ. अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों नहीं बोल रहा था. मैं इस बात को थोड़ा दूसरे तरीके से बोलता. इसके बहुत सारे तरीके से इसके जवाब हो सकते हैं. और मुझे माय ग्रैंडफादर एंड माय फादर, जिनके ऊपर मैंने ये फिल्म अपने कैरेक्टर को बेस किया, पुष्कर नाथ जी मेरे फादर का नाम था. और आप तो मुझे बहुत सालों से जानते हैं आदित्य, आपको मेरा जवाब ऑलरेडी पता है. बट आई थिंक झूठ का पर्दाफाश होना शुरू हो गया है. इधर बैठे जितने भी लोग बैठे हैं, वो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर सुनना चाहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट है. उनको सबको पता है कि कितनी बकवास बात है. शर्मनाक बात है कि केरला के कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने इसको अभी भी कश्मीर फाइल्स बनने के बाद, इतने सारे एविडेंस आने के बाद, अभी भी वो घिसा पिटा रिकॉर्ड चला रहे हैं. तो आई थिंक वी शुड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम, बिकॉज अब वो धराशायी हो चुके हैं, गिर चुके हैं. अब वो हमसे उनके बारे में बात करा के अपनी इंपॉर्टेंस लेना चाहते हैं, और मैं उनको ये अधिकार और ये मैं उनको खुशी नहीं देना चाहता. मैं उनके बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता. सर ये बताएं, अभी आप जो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि बहुत, अरे प्यार से बोलो ना, प्यार से बोलो ना. सर मीडिया ने इस तरीके से अमेरिका पूरा घूमा आपने, वो जगह जगह सांसदों के पास उनकी बात करी, तो डीसी ने जो आपको सर्टिफिकेट दिया, क्या वो आप चाहते हैं कि अब अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कश्मीर का मुद्दा उस पर संधि करे? वैसे तो चाहता नहीं है देश कोई भी कि वो कोई बीच में आए, तो क्या आप उस सर्टिफिकेट से ये जस्टिफाई कराना चाहते हैं कि कोई भी एक बीच में आए और संधि करे, व्यवहार करे? देखिए, ये एक फिल्म है और फिल्म का काम एक चेतना जगाना है, जो इस फिल्म ने ऑलरेडी कर दिया है. ये इतना ऐतिहासिक फिल्म की नहीं, आप अपनी फिल्म तो एक अलग चीज है. नहीं, आपके सवाल आ रही है उसमें बता रहा हूँ, प्लान भी हुआ नहीं. आप अपने सवाल का खुद जवाब देना चाहते हैं, मुझसे सुनना. मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक फिल्म का इतना काम है. आपका जो सवाल है उसमें गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, फॉरेन मिनिस्ट्री, 50 लोग इन्वॉल्व होंगे तब उसका जवाब दिया जा सकेगा. हमको सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, जो काम 60-70 साल में संभव नहीं हुआ था, वो आज अमेरिका की ऑफिशियली, उनकी सबसे डेमोक्रेटिक स्टेट ने ये सर्टिफाई किया है. जो सर्टिफाई करने में भारत फेल हो गया, ये एक फिल्म ने करके दिखाया है. मेरी बात का सिर्फ इतना ही स्कोप है, उसके पीछे
भारतीयों का एक एम्पावरमेंट जो हुआ है पिछले 5-6 साल में, उस एम्पावरमेंट की इतनी ताकत है कि आज अमेरिका जैसी कंट्री को ये मजबूर होके आज हमारे सामने इसको स्वीकार कर। एक सेकंड, आप कहां से पहले ये बताया? सर मैं ऐसा कहना गलत है बिल्कुल भी। आपने लास्ट सीन देखा है फिल्म का, तो वो और क्या है? अब वो यानी ये एक अच्छी फिल्म बनाने का तरीका है। अगर मैं ऐसे क्रूड फिल्म बना दूं कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जो संवेदनशील हो और पूरी ह्यूमैनिटी को समझ में आए, और इसका यूनिवर्सल रेजोनेंस ऐसा है कि आज पूरे विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है, आप यकीन नहीं करें, कभी आपने सोचा था कि फिनलैंड से फिनिश लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें ये फिल्म देखनी है, इसकी बड़ी चर्चा है। कभी आपने सोचा था कि केनिया के गांव में लोग इस फिल्म को देखना चाहेंगे? किसने सोचा था कि फ्रैंकफर्ट जहाँ 4 लोग इकट्ठे नहीं होते हिंदी फिल्म देखने को, वहां पे बाहर क्यूज लगी होंगी और भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगे होंगे? तो इसकी सेंसिबिलिटीज थोड़ी सी इंटरनेशनल है। मेरा मकसद था पूरी दुनिया तक भारत का सच ले जाना। और दूसरा, मैंने आज तक विश्व में, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ, इतना प्लीज मेरे को 1 मिनट दीजिए। पूरे विश्व में मैंने आज तक जो आज कश्मीर जेनोसाइड पे भी लोग सवाल उठाते हैं, उन लोगों को भी कभी शिंडलर्स लिस्ट के ऊपर सवाल उठाते नहीं देखा। एक सवाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल तक नहीं उठते हैं। वो तो किसी ने देखा भी नहीं है भारत में, पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हम उस पर बिलीव करते हैं। और जो हमारे ही भाइयों बहनों के साथ हुआ उस पर हम लोग इतने सवाल उठाने के क्यों हमारा है, ये मैं समझना चाहता हूँ इस बात को। सर मैं अनुपम सिंह और इंडिया एक एक करके आएंगे तो बड़ा एक गरिमा बनी रहेगी। नहीं, मैंने हर विषय पे फिल्म बनाने का ठेका भी नहीं लिया है। मैं उन्हीं फिल्मों पे, मैं सिर्फ उन पे फिल्म बनाऊंगा जिसपे और कोई फिल्म बनाने से डरता है। मेरा एक सवाल है, मैं इंडिया टुडे से हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपाली है सर। हाय दीपाली। I wanted to ask you, why did it take 32 years to come with a film like this? And why has Bollywood never made a film on Kashmir issue? देखिए, कश्मीर पे फिल्म नहीं बनी, ये मिथ है। कश्मीर पे 7-8 बहुत बड़ी फिल्में बनी है जो भारत के सबसे बड़े नहीं, थोड़ा बहुत देखिए, एक बात को समझिए, ये पॉलिटिशियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इसको सुन रहे हैं वो लोग जिनके घरों में माताओं का रेप हुआ है, जिनके पति, जिनके हस्बैंड, जिनके पिता लोगों को मारा गया, वो आपकी सब प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव अभी 4-5 लाख लोग सुन रहे हैं, पूरे विश्व में सुन रहे हैं। उनको भी लगे कि हम सबकी उनकी तरफ संवेदनशीलता है, इसलिए थोड़ी देर आपस में बातचीत नहीं करें, फोन नहीं बजे, तो प्रार्थना मेरी। आपने जो सवाल पूछा 32 साल का, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, मैं आपको कुछ नाम तो खुद ही गिना सकता हूँ। रोजा मेरी फेवरेट फिल्म है, मुझे लगता नहीं हिंदुस्तान में इतनी अच्छी फिल्म बनी है, पर रोजा उसी पीरियड में सेट है, उसमें कहीं भी हिंदू जेनोसाइड का जिक्र तक नहीं है। आप देखिए उसके बाद फना, फिजा, मिशन कश्मीर, और हाँ नहीं, देख सकते, मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक सेकंड, और उसके बाद हैदर भी बनी है जो बहुत अच्छी फिल्म है, जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं, यंग लोग पसंद करते हैं। पर मैं आपको बताता हूँ नुकसान क्या है। मार्टन टेम्पल, जिसपे पूरा कश्मीर और हिंदुस्तान गर्व करता था, उसको जब तोड़ा गया टेररिज्म के वक्त में, उसके पहले लोग केरल से जाते थे मार्टन टेम्पल के दर्शन करने। हर आदमी वहां पे प्रार्थना और पूजा करने नहीं जाता था, हर आदमी नालंदा में यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाता था। कुछ लोग सिर्फ इसलिए जाते थे कि इतना अभूतपूर्व, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर किसने देखा ही नहीं था। आप हम्पी क्यों जाती हैं, हम लोग खजुराहो क्यों जाते हैं, आर्किटेक्चर तो देखते हैं ना। इसलिए भी लोग मार्टन टेम्पल जाते। मार्टन टेम्पल की जितनी शोभा और इज्जत पूरे विश्व में थी, एक फिल्म आई हैदर, आप जानते हैं, आप शायद जर्नलिस्ट होके भी नहीं जानते हैं।
मैं आपको एक इतनी पीड़ा भरी बात बताता हूं, आपका दिल दहल जाएगा। वो मार्टन टेम्पल जिसको पूरा विश्व इतने हजारों सालों से आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी का कैपिटल मानता था, आज उसका नाम उस फिल्म के कारण कश्मीर में शैतान की गुफा बन गया है। मैंने जब यहां से फोन किया वहां पे कश्मीरी लड़कों को कि मुझे शूटिंग करनी है मार्टन टेम्पल में, तो कहने लगे ये है कहां। जब मैंने उसकी फोटो और उसका गूगल मैप भेजा तो उन्होंने मुझसे बोला, अरे शैतान की गुफा की बात कर रहे हैं। क्यों? एक फिल्म के कारण स्पेन का, इंडिया में एक फिल्म बनी, स्पेन का टूरिज्म बढ़ गया। आप जानते हैं उस फिल्म को। एक फिल्म के कारण स्पेन, वहां का वो कौन सी थी, फरहान अख्तर की फिल्म। फिल्मों की कितनी ताकत है आप समझते नहीं है। और 8 की 8 फिल्में 1990 में सेट हैं। जितने नाम मैंने गिनाए ये सारी फिल्में उसी पीरियड में सेट हैं। एक फिल्म में कश्मीरी हिंदू शब्द तक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 4000 लोगों की मृत्यु और रेप का तो जिक्र तक नहीं है। इसलिए ये फिल्म आज सारी दुनिया इसके पीछे पागल है। विवेक जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। विवेक जी, जो आपने आप करते हैं 2-3 सवाल एक साथ पूछ ले तो एक जवाब कर देंगे। हमारी कट ऑफ लाइन 130। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जो आपने कहा कि सारी फिल्में, आप कुछ कहां से आप? मैं जी न्यूज़ से वैभव, और एक सवाल मेरा है, मैंने फिल्म देखी, जेएनयू का एक हिस्सा दिखाया गया, उसमें उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा है, और वो मैं उसी पर पूछना चाहता हूँ कि आप खुद आईएमसी से पढ़े, मैं खुद आईएमसी से पढ़ा हूँ, मैंने जेएनयू को और आपने करीब से देखा है, क्या कुछ रिसर्च ऐसी की गई थी या फिर आपने अब करीब से देखा शायद उस हिस्से को इसलिए जोड़ा गया? आप एक काम करिए, एक बार उस फिल्म को फिर देखिए। पल्लवी की जो स्पीच है ओरिजिनल, आप जाइए और आप टाइप करिए प्रोफेसर मेनन, और आपको शब्दशाह एक एक शब्द कॉमा फुल स्टॉप के साथ वही स्पीच मिल जाएगी। इसमें अगर तो फिर कोई और प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। Hi, I'm Shrishti from CNN News 18. Hi Pallavi, hi Vivek, hi Anupam sir. Yesterday Kangna had called out the silence of Bollywood on the Kashmir files. Usually we see whenever a trailer of a Bollywood movie comes out, a lot of, mainstream Bollywood actors, give shout out to those movies on Twitter or other social media platforms. But, so far we haven't seen any mainstream actor of Bollywood tweeting about Kashmir files except Akshay Kumar. So, do you have to say anything on No, this? I don't have to say. आप अभी हॉल में चले जाइए, 80-80 साल की औरतें, मेरा दिल टूट जाता है। मेरी माँ, मेरी दादी की उम्र के लोग पाँव पे गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये एलिटिज्म क्यों हमारे दिमाग में बनी हुई है कि जब तक ये एलिट्स लोग नहीं करेंगे। भारत बदल चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पुराने किले हैं ये सब धीरे धीरे टूट रहे हैं, और मेरे को ये कहने में कोई शर्म नहीं है, ये जो पुराने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये सारे धीरे धीरे टूट रहे हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, जो बात आपने कही मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा कि 90 के दशक, मैं शिवांग हूँ इंडिया अहेड न्यूज से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 90 के दशक में करीब 7-8 पिक्चरें ऐसी बनी जो कश्मीर के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन उसके बाद भी वो चीजें निकल के नहीं आ पाई। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको और अनुपम साहब को ऐसा लगता है कि राजनीतिक हालात जो 2014 के बाद भारत में बने हैं उससे आपके हाथ मजबूत हुए हैं, और वही एक बड़ा कारण है कि दिल्ली में जो सरकार आज सत्ता पे काबिज है उसकी वजह से आप इस फिल्म को, इसका निर्देशन करने के लिए तैयार हो पाए, और ये फिल्म इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे न केवल भारत में बल्कि दुनिया में आज आप दिखा पा रहे हैं? ये तो सच है। अगर आप वो 7 फिल्मों के नाम लेते हैं, देखिए फिल्म फ्रेटर्निटी के बारे में बात करना, उनके पीठ पीछे बात करना अच्छा नहीं होता है। अभी जैसे आप पत्रकार सब लोग एक साथ रहते हैं, आप किसी की इधर की बुराई नहीं करते हैं, ऐसे मंच पर किसी की बुराई करना नहीं, बट ये तो सच है। हालात तो चेंज हुए हैं 2014 के बाद। और एक बेटा बोलने तो शांत हो जा, टोपी उतार के बात करो। हाँ, मैं बहुत देर से बोला नहीं हूँ, अब मैं जो बोलने लगा तो मैं दिल्ली से, बॉम्बे से स्पेशली आया हूँ विवेक जी के कहने पर। सो फर्क तो पड़ा है, जो विदेश में हमारी जो बदली है इमेज, और 370 तो हटा है ना। 60 साल में क्यों नहीं हटा 370? बिल्कुल नहीं हटा। 35 में बिल्कुल नहीं हटा है, और बहस के बाद और पार्लियामेंट में हटा है, ऐसा नहीं कि किसी ने गन पॉइंट पे हटा दिया।
So things have changed and we must acknowledge that. जहाँ कोई कोई नालायक स्टूडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट आता है जो बच्चा उसको बोला चाहिए ना ये फर्स्ट आया। अब नालायक बार बार बोलते रहे कि नहीं ऐसे कैसे फर्स्ट आ गया, हम नहीं मानते। अरे कैसे नहीं मानते? So things have changed. We could make this film. I would like to say that. Also, I think Vivek got his calling. बुद्धा ने ट्रैफिक जैम जब उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने ताशकंद फाइल बनाई, और हर वक्त हर चीज का एक वक्त होता है, एंड वो आया है। और but it certainly it has happened because the leadership of this country has decided to make this country one of the finest countries in the world. That determination has come from the leadership of this country, and इस बात को बोलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर आपने कहा कि अब आप बोलो पीछे जो बोल रहे थे। सर आपसे मेरा ये सवाल है कि सर मैं अनुपम ऑफ इंडिया से अनुपम केसिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि 2014 से पहले अनुपम आपका नाम? मुझे लग रहा था कि आपसे बात सर विवेक सर आरोप ये लगते हैं कि 2014 से पहले तक आप वामपंथी थे, तो लोगों का ऐसा सोचना है कि हो सकता है कि 2024 या 2029 के बाद आप फिर से वामपंथी हो जाए और फिर से कुछ ऐसी फिल्में बनाने लगे, फिर से अगर सत्ता बदल जाए मान लीजिए, और फिर से आप ऐसी फिल्में बनाने लगे जो अगेंस्ट हो लोगों को या हिंदुओं को अच्छा नहीं लगे। तो ऐसा आप क्या कहना चाहेंगे जिससे लोग ये गारंटी मिले? मैं कहता हूँ एक्चुअली क्या है, रिसर्च पे विश्वास नहीं है, लोग उड़ी बातों पे बात करते हैं। बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम 2010 में हैदराबाद में शूट की गई थी। तब तो कोई जानता भी नहीं था श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम, भारत में जानते थे, मतलब ऐसा चीफ मिनिस्टर कोई सोच भी नहीं सकता था कभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 2010 में जो फिल्म इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो वर्ल्ड के टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स में है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाई है वो फिल्म। मैनेजर डायरेक्ट उनने पैसे इकट्ठे किए, उनका आइडिया था, उनने स्पॉन्सर की, और उनको आवाज नहीं मिल रही थी क्योंकि भारत में एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था कि कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बिल्कुल बात नहीं होगी, नक्सल्स के अगेंस्ट बात नहीं होगी, डाकुओं के अगेंस्ट नहीं होगी। हमने डाकुओं को बहुत ग्लोरीफाई किया फिल्म में। आप देखिए विनोद खन्ना जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी की ईरा की फिल्में, वहां डाकू तो भगवान होता था, गरीब आदमी था। हमने स्मगलर्स को ग्लोरीफाई किया, जस्टिफाई किया है। हमने हर तरह के आतंकियों को और देश के दुश्मनों को जस्टिफाई किया है। 2010 में बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम एक पहली फिल्म थी जिसने हिम्मत की ये बोलने की कि ये नक्सल्स जो हैं 50 साल से इस देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, और उसमें उनको सपोर्ट करने वाले हमारी लेफ्टिस्ट ह्यूमैनिटी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं। खेर साहब ने वो रोल किया। ताशकंद फाइल्स जो है आपने 2000 उसमें देखी, उसकी प्रोसेस 2000 के पहले शुरू हो चुकी थी। कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है ये एब्रोगेशन ऑफ 370 के पहले वो 2018 में शुरू हो चुकी थी। तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोग तो देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ बोलेंगे। आपने फिल्म देखी कि नहीं ये बताइए। बस आप फिल्म देखिए, अच्छी लगी? हाँ बिल्कुल, रात के 3 बजे जाके देखा था। सर एबीपी न्यूज से अमित भाटिया। मैंने योगी जी से नहीं मिला हूँ, योगी जी मिल पाए जीत के बाद तो बहुत बड़ी बात। सर मनीष आज तक से सर आपने कहा कि रिसर्च बहुत थी फिल्म को लेकर, और यूएस में जब स्क्रीनिंग थी आपने तो कई सारे मुस्लिम बच्चे थे, इनकी आंखों में आंसू थे लास्ट में। रिसर्च का ये हिस्सा कश्मीर कितनी बार पहुंचे आप, और क्या अभी कश्मीर के जो यंग मुस्लिम्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका फिलहाल माइंडसेट क्या है इस पूरे जेनोसाइड को लेकर? बहुत अच्छा जवाब है। मेरे ख्याल से ये शायद आखिरी जवाब होना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग पॉलिटिक्स में बात करें। इसका आधा जवाब मैं दूंगा, आधा पल्लवी जी देंगी। राइट? तो अमेरिका के आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं वहाँ के, उसमें देखिए पीओके के लोग, अफगानिस्तान के यज़दी लोग, ये सब लोग आए थे, ब्लैक्स आए थे, और सारे ब्लैक्स भी यही कह रहे थे कि हमारी बात सबने सुनी है, ये क्यों नहीं बताई गई। तो इस फिल्म, आज ये फिल्म क्या कर रही है? ये फिल्म दिलों को जोड़ने का, जो बिखरे हुए भारतीय युवा हैं उनको जोड़ने का, उनके माता पिताओं को जोड़ने का काम कर रही है। इसमें एक सीन है, जिसने फिल्म देखी है, अनुपम जी ने देखी है, तो मैं बता दूं, इसमें एक सीन है जो फिल्म का सबसे डिफाइनिंग सीन है। वो मैंने एक कश्मीर में एक कश्मीरी मुस्लिम लड़का था,
उसने कहा विवेक जी हमारी बात आप लोग कहीं नहीं आती है, हम पे फिल्में नहीं बनती। मैंने कहा एक काम करो, तुम्हारे दिल में जो भी भावना है तुम एक सीन लिख के मुझे भेजो, मैं वायदा करता हूं वो सीन इस फिल्म के अंदर होगा। इस फिल्म के अंदर वो सबसे डिफाइनिंग सीन है बोट में, शिकारा में, जब वो बात करते हैं दोनों लोग, और वो सीन एक एक शब्द उसने लिखा है, और उस सीन में जो अभिनय जिसने किया है वो भी समझ लीजिए वो या उससे जुड़ा हुआ है। मेरे को आदेश है कि उनके नाम न लूं, वो भी वही है। तो आप जो लोग ये बात करते हैं मैं किस तरह से काम करता हूं लोग समझते नहीं, मैं ज्यादा उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। कश्मीर में आज क्या माहौल है, आने वाले भविष्य में क्या चुनौती है, इसका जवाब मेरे ख्याल से पल्लवी जी दें और हम इसको क्लोज करें तो बहुत अच्छा होगा। 2018 में हम लोग एक शो बना रहे थे भारत की बात नाम से, और वहाँ हम लोग शिकारे में, मेरी आवाज़ तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हो सकती, मैं कुछ भी कर तो हम लोग शिकारे में शूट कर रहे थे और मेरे साथ कुछ बच्चे थे वहाँ पे। बहुत छोटी सी बहुत प्यारी बच्ची थी, बात नहीं कर रही थी पहले, बहुत शाय थी। थोड़ी देर के बाद वो उनसे बात करने लगी और कुछ और चेंज हो रहा था। तो उस वक्त मैंने उससे बातें करना शुरू की, तो मुझे पूछने लगी कहाँ रहती हैं आप, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मुझसे कहने लगे कि आप कहाँ नमाज पढ़ने जाती हैं बम्बई में। तो मैंने कहा बेटा मैं नमाज नहीं पढ़ती। तो कहने लगी क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो मुझे कहती है तो क्या हुआ, नमाज तो पढ़ना चाहिए ना आपको। वो बहुत प्यारी बच्ची थी, छोटी, 4-5 साल की हो गई होगी 7-8 साल की वो। उस बेचारी को यही नहीं पता था कि बाकी फेथ के लोग भी इस दुनिया में हैं, जिनके उनके जो मालिक है उसके सामने प्रेयर्स करने के ढंग अलग हो सकते हैं। तो हमने एक पूरे स्टेट से, जो इंडिया की हमारी सबसे खूबसूरत चीज़ है डाइवर्सिटी, वही हमने निकाल दिया। अब यही बच्चा जब आप सोच लीजिए ये बड़ी होगी, 18 साल में ये वोटिंग करना शुरू करेगी, तो इसके सामने क्या सच्चाई होगी और किस बिना पे वो एक सरकार चुनेगी अपने राज्य में। तो हमने कभी एक्नॉलेज नहीं किया 32 सालों में कश्मीरी पंडितों का दर्द, इनकी सच्चाई को हमने कभी स्वीकारा नहीं, और हमने उस स्टेट को भी देखिए क्या बना के रखा है। तो मैं समझती हूँ कि कश्मीर आज 370 हटने के बाद हम सब कश्मीर जा सकते हैं, हम सब अपने घर बना सकते हैं वहाँ पे। आज कश्मीरी पंडितों को हम सिर्फ कश्मीरी पंडित इसलिए कहते रहे क्योंकि वहाँ पे और कोई जा ही नहीं सकता था, लेकिन कश्मीरी पंडित तो सबसे पहले भारतीय है, जैसे आप हैं, मैं हूँ। हम राजस्थान के किसी आदमी को ये नहीं कहते राजस्थानी है या तमिलनाडु का है, पर इनको कश्मीरी पंडित जरूर कहते हैं इनको, लेकिन भारतीय इनको कहना शुरू करना चाहिए। और वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो पूरी बदलनी बहुत जरूरी है। भारत अखंड होना चाहिए, और इसकी वजह से ये मेरे दिल को बहुत हर्ट किया था इस बात ने। और वो बच्ची बेचारी इतनी प्यारी है, उसको पता चलना चाहिए वो किस देश में रहती है और क्या खूबी है उसके देश की। थैंक यू वेरी मच। एक सेकेंड, थोड़ा सा लास्ट में सुरेंद्र कौल जी आप सबको धन्यवाद करना चाहते हैं सारे कश्मीरी हिंदुओं के बिहाफ पे। तो पूरे समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे समाज से पूरे भारतवर्ष के लोग पूरे विश्व भर में जो इस मूवी को आशीर्वाद दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमन। पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि पूरे लोग इस पावर, पीपल्स मूवमेंट, पीपल्स मूवी उसको बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।